Hello everyone, welcome to Shivi's Study Ship. This is chapter 14 of R.S. Sharma Ancient Indian History and this is Old NCERT published by Oxford. तो ये चैप्टर 14 होगा जिसमें ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट में जैनिज्म के बारे में पूरा कवर कर चुके थे। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में कि किस तरह से जो बौद्ध धर्म है उसको शुरुआत हुई, फिर किस तरह से वो स्प्रेड हुआ, उसकी क्या टीचिंग्स थी, सभी चीज़ें एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म। तो गौतम बुद्ध का जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। और ये कंटेम्प्रेरी थे किसके? महावीर के। जिस समय जो महावीर थे उस समय ही सिद्धार्थ थे। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही वॉज बॉर्न इन 567 BC। और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है वो बताई जाती है 567 BC में। जो जिस क्लैन से ये बिलोंग करते थे, जैसे कि मैंने बताया, जैसे महावीर थे क्षत्रिय क्लैन से, वैसे ही ये भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। ये भी एक क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और वो कौन सी क्षत्रिय फैमिली थी? शाक्य, ठीक है ना। तो शाक्य जो क्षत्रिय फैमिली थी उससे ये बिलोंग करते थे। ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी। और उस समय लुम्बिनी कहाँ पर था? नेपाल में, नियर कपिलवस्तु, ठीक है। तो इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। विच इज़ आइडेंटिफाई विद द पीपरावाह इन द बस्ती डिस्ट्रिक्ट एंड क्लोज टू द फुट हिल्स ऑफ नेपाल। जो बिल्कुल इसके क्लोज है, जो नेपाल के फुट हिल्स है उसमें ये जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है कि नेपाल में किस जगह, तो लुम्बिनी आपको याद रखना है कि किसके पास, तो नियर कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध की अगर हम फादर की बात करें, ठीक है, तो इनको ये एक रूलर थे, कपिलवस्तु के इलेक्टेड रूलर थे। और हेड थे ये कहाँ के? शाक्य रिपब्लिक क्लैन के। जो शाक्य जो पूरा क्लैन था वो उसके हेड हुआ करते थे। इनकी जो मदर थी वो प्रिंसेस थी। और कहाँ की प्रिंसेस थी? वो थी कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस, ठीक है। दस लाइक महावीर गौतम टू बिलोंग टू अ नोबल फैमिली। जिस तरह से जो महावीर थे वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, वैसे ही जो गौतम बुद्ध थे वो भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। बोर्न इन अ रिपब्लिक एंड ऑल्सो इनहेरिटेड सम एग्लिटेरियन जो बिलीफ, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छी खासी एक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड Gautam was showed a meditative bent of mind and he was married early but married life did not interest him। तो जैसे कि इनकी बहुत ही बचपन में इनकी शादी हो जाती है, लेकिन जो उनकी शादी है वो ज़्यादा इनको ना उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ही वॉज मूव्ड बाय द मिस्ट्री सफर्ड बाय द पीपल इन द वर्ल्ड। वो किस चीज़ की खोज में निकल जाते हैं कि मतलब उनको ये जानने का मन होता है कि जो दुनिया में जितने लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, सबकी कुछ ना कुछ अपनी परेशानी है, वो इनका सोल्यूशन ढूंढे कि आखिर लोग क्यों परेशान हैं और उनको वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए एट द एज ऑफ 29 महावीर ने क्या, जैसे महावीर ने अपना होम छोड़ दिया था ना, वैसे इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। और ये भी एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे कम से कम 7 सालों तक। जो महावीर थे वो पूरे 12 सालों तक इधर से उधर वो घूमे थे और ये 7 सालों तक। और एट द एज ऑफ 35 इनको अपने उन सवालों का जवाब मिल गया, इनको एनलाइटमेंट हो गया, जिसे हम बोलते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई? बोध गया में, अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है। इस पीपल ट्री के नीचे इनको बोध गया में उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड ही बिगेन टू बी कॉल्ड द बुद्ध और द एनलाइटेड वन। और इसी टाइम के बाद जब इनको इनका इनलाइटमेंट हो गया, इनको नाम दिया गया बुद्ध या फिर इनलाइटेड वन, ओके। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। अब यहाँ पर जो इनका पहला उपदेश था, जब इनको उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने इस ज्ञान को लोगों तक फैलाना है और जो जिन सब चीज़ों से वो सफ़र कर रहे हैं उन सब चीज़ों से उनको फ्री करवाना है मुझे। तो ये अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं, बनारस, ठीक है। एंड ही अंडरटुक लॉन्ग जर्नी एंड कैरिड हिज मैसेज फार एज वाइड। और अपने ये इस मैसेज को बहुत ही दूर तक लेके जाते हैं और जितना हो सकता है इसको वो फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, वो करते हैं। ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड एनेबल्ड हिम टू वॉक 20 to 30 किलोमीटर अ डे। तो काफ़ी अच्छी फिजिक थी इनकी, जिस वजह से ये कम से कम 20 से 30 किलोमीटर डेली चलते थे। ही कैप्ट वैंडरिंग प्रीचिंग एंड मेडिटेटिंग, ठीक है। तो ये बराबर चलते थे, लोगों को उपदेश देते थे, मेडिटेशन करते थे। और कम से कम पूरे 40 ईयर्स तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में यही किया है। अगर ये कहीं आराम करते थे तो वो सिर्फ जो रेनी सीज़न होता है उस टाइम पे ये आराम करते थे, क्योंकि बारिश की वजह से वो मतलब ये है कि आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ही इनकाउंटर्ड मैनी स्टॉन्च सपोर्टर्स ऑफ द राइवल सेक्ट एंड इंक्लूडिंग द ब्राह्मण बट डिफीटेड दैम इन डिबेट। तो बहुत सारे जो दूसरे जो अलग अलग सेक्ट थे उनके साथ इनके राइवल्स होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने सेक्ट को बेटर बताएंगे, ये अपने सेक्ट को बेटर बताएंगे। तो बहुत सारी इनके बीच में डिबेट्स होती हैं जिसमें जो गौतम बुद्ध थे वो हर बार जो दूसरे सेक्ट के लोग थे उनको डिफीट कर दिया करते थे, उनको हरा देते थे।
इनकी जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने कभी भी किसी गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं किया, किसी को ना हाई बताया, ना किसी को लो बताया, ना मैन और वुमेन, इन सब चीज़ों में कोई ऐसे भेदभाव नहीं किया। जो गौतम बुद्ध थे उनकी डेथ होती है जब वो 80 साल के होते हैं और 487 BC में इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। आगे देखते हैं। विद द विलेज कॉल्ड कासिया इन अ देवरिया डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न यूपी। ठीक है, तो ये पूरी इनकी ये जगह का नाम है जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, कुशीनगर, और ये कहाँ पर पड़ेगी आपकी, देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न यूपी में है। As in the case of Vardhaman Mahavir, the existence of Gautam Buddha in the 6th century BC is not supported by the archaeological evidence। तो कुछ जगह आपको ये बताते हैं जहाँ कि गौतम बुद्ध 6th सेंचुरी में उनका एग्जिस्टेंस था, तो इस चीज़ को जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय पर भी जो ये सिटीज़ थी ये नहीं थी। जब ये सिटी ही नहीं थी तो फिर इन सिटी में ये पहुँच कैसे गए। ठीक है, इन सब सिटीज़ का फिर नाम कैसे आ सकता है। अब बात करते हैं डॉक्टराइन्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, इनके क्या अपने प्रिंसिपल थे। द बुद्ध प्रूव टू बी अ प्रैक्टिकल रिफॉर्मर हु टुक नोट ऑफ द रियलिटीज़ ऑफ द डे। तो ये जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे, ठीक है, और ये हमेशा जो रियलिटी है उस पर इनका मानना था। ही डिड नॉट हिमसेल्फ इन फ्रूटलेस कॉन्ट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द सोल ब्रह्मा विच रेज इन हिज टाइम। तो ये किसी आत्मा ब्रह्मा मतलब इस तरह से कि इनके बीच में कोई कनेक्शन होता है, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। बट एड्रेस्ड हिमसेल्फ टू वर्ल्डली प्रॉब्लम, ही सैड दैट वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ सॉरो। इनका कहना था कि जो पूरी दुनिया है वो किससे भरी हुई है, वो दुखों से भरी हुई है, जिनसे लोग सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्यों नहीं ये दुख है, क्योंकि उनकी इच्छाओं की वजह से, क्योंकि लोगों की इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं, है ना, और जब इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं तो वो उनके दुखों का कारण बनना शुरू हो जाती है। अगर आप उन इच्छाओं को ही मार देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको निर्वाण मिल जाएगा। डैट इज़ मैन फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ, है ना, और आप फ्री हो जाओगे हर चीज़ से, यहाँ तक कि जो आपके जो साइकिल होती है बर्थ और डेथ की, आप उससे भी फ्री हो जाओगे, क्योंकि कुछ मोह माया ही नहीं बचेगी आपके मन के अंदर, ना मरने का डर। ठीक है, गौतम बुद्ध रिकमेंडेड एन एट फोल्ड पाथ, और ये अपनी इस चीज़ों को लोगों को तक पहुंचाने के लिए एक और चीज़ लेकर आते हैं जिसे बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इसमें ये 8 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जो इंसान है वो अपने दुखों को एलिमिनेट कर सकता है। ठीक है, दिस पाथ इज़ एट्रीब्यूटेड टू हिम इन अ टेक्स्ट ऑफ अबाउट 3rd सेंचुरी। तो 3rd सेंचुरी के आसपास ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, इस ये जो टेक्स्ट वगैरह है। इसमें क्या क्या बताता है ये, राइट ऑब्जर्वेशन, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होनी चाहिए, राइट डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसर्न। ठीक है, तो ये 8 फोल्ड पाथ होते हैं जो कौन बताते हैं, गौतम बुद्ध रिकमेंड करते हैं सब लोगों को। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस, राइट कंसर्न। ओके, अगर कोई भी इंसान इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा तो वो सब चीज़ों से फ्री हो जाएगा। ठीक है, और उसे किसी यहाँ पर किसी प्रेस्ट या पुजारी की भी ज़रूरत नहीं है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। गौतम बुद्ध taught that a person should avoid an excess of both luxury and the austerity and the preach the middle path। उन्होंने कहा कि आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एकदम ये भी नहीं है कि एकदम लग्जरी वाली ज़िंदगी जीनी है, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीनी है, और ना आपको बहुत ही ज़्यादा गरीबों वाली ज़िंदगी जीनी है, मतलब कि आपको सब चीज़ का त्याग देना है, ऐसे भी नहीं करना है। आपको एक मिडिल पाथ निकालना है, जितना एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना, उतना ही आपको लेना है, ना बहुत ज़्यादा की आदत डालनी है, ना बहुत कम की आदत डालनी है। तो एक मिडिल पाथ निकालिए, मध्य मार्ग पे चलिए। जबकि जो जैन धर्म था उसने तो सब चीज़ों को त्याग दिया था, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जुड़ पाए थे। द बुद्ध ऑल्सो लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज फॉलोवर ऑन द सेम लाइन एज दोज ऑफ द जैन टीचर। जैसे कि जो जैन टीचर्स थे उनके अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे, तो वैसे जो बुद्ध हैं वो भी उनके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि अगर आपको हमारे धर्म में आना है तो हमारे देखिए ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स क्या थे, डू नॉट कमिट वायलेंस, तो इनका भी वही था कि आपको हिंसा नहीं करनी है बिल्कुल भी। डू नॉट कवर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की प्रॉपर्टी को छीनना नहीं है, ना उस पर नज़र डालनी है। डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट, आपको किसी भी ड्रग वगैरह का, शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है, और किसी भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। These teachings are common on the social conduct ordered by virtually all religion। वैसे तो ये ज़्यादातर इसमें चीज़ें ऐसी हैं, सोशल चीज़ें हैं कि मतलब आपको चाहे किसी भी धर्म में आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना, लेकिन अगर बात करें तो बोध की, तो उनकी ये अपने प्रिंसिपल्स थे, अगर आपको उनके धर्म को फॉलो करना है तो ये उनके प्रिंसिपल्स थे। अब फीचर देखते हैं बुद्धिज्म के, और ये किस तरह से स्प्रेड होता है। जो बुद्धिज्म में धर्म में जो बताया है वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते भगवान को और आत्मा को। ठीक है ना, वो ना तो भगवान में मानते हैं, ना वो किसी सोल में मानते हैं।
दिस कैन बी सीन एज अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिलीजन। अब इससे पहले किसी धर्म ने कभी ऐसी बात नहीं करी, तो ऑफकोर्स ये इंडियन रिलीजन के अंदर एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगी ये बात। एज अर्ली बुद्धिस्ट वॉज नॉट enmeshed in the claptrap of the philosophical discussion, it appealed to the common people that particularly want the support of lower order because it attacked the one system। इन्होंने हमेशा लोगों को यही समझाया कि ये जो लोअर ऑर्डर के जो लोग हैं इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, और इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट दिखाया क्योंकि सबसे ज़्यादा वन सिस्टम में सबसे ज़्यादा अटैक इन्हीं लोगों पे हो रहा है, हर कोई इन्हीं को दबा रहा है। People were accepted by the Buddhist order without any consideration of caste, women too were admitted to the संघा। ठीक है, शुरुआत में तो बौद्ध धर्म में जो वुमेंस थी उनको आना के लिए मना था, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी मदर के कहने पे, जो उनके स्टेप मदर थे उनके कहने पे, जो वुमेंस थी उनको भी संघ में अलाउ कर दिया था। और ये बिना किसी जात पात के लोगों को अपने संघ में इन्वॉल्व करते थे, किसी की कास्ट वगैरह पे कुछ नहीं था। Brought on a par with the man in comparison with the Brahman, Buddhism was liberal and democratic। अगर कंपेयर करें हम ब्राह्मण को जो बुद्धिज्म है उनसे, तो जो बुद्धिस्ट थे उनकी सोच बहुत लिबरल थी और वो बहुत ही डेमोक्रेटिक थे, जबकि जो ब्राह्मण थे वो सिर्फ अपने आप को सुप्रीम बता रहे थे यहाँ पर। बुद्धिस्ट पर्टिकुलरली अपील टू द पीपल ऑफ द नॉन वैदिक एरियाज वेयर इट फाउंड वर्जन सॉइल फॉर कन्वर्जन। तो जो बुद्धिस्ट थे वो लोगों से क्या अपील करते थे? To the people of the non-Vedic area where it is found a virgin soil for conversion, and the people of Magadha responded readily to the Buddhism because they were looked down by upon the orthodox Brahman। तो यहाँ पर वो जो बौद्ध थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमेशा ये बोलते थे कि आपको कास्ट वगैरह में नहीं मानना है, ठीक है, लेकिन जो बाकी जो कुछ और जो ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम क्या कहते हैं ब्राह्मण थे, है ना, वो अभी भी अपनी उन्हीं चीज़ों पे अटके हुए थे। तो जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने उनसे ये कहा, जो कॉमन पीपल थे, कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ के, ठीक है ना, आपको मतलब उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों से निकल कर बाहर। द मगध वॉज प्लेस्ड आउटसाइड द पेल ऑफ द होली आर्यवर्ता, द लैंड ऑफ आर्यास कवरिंग मॉडर्न यूपी। आप सबको पता है जो मगध था उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी, है ना, और इसे होली आर्यवर्ता भी बोलते थे क्योंकि यहाँ यही वो एरिया था जिसे लैंड ऑफ आर्यास कहा गया, क्योंकि आर्य सबसे पहले यहीं पर आकर रहे थे। और इन्होंने कौन सा एरिया कवर कर रखा था? जो आपका मॉडर्न यूपी था। The old tradition tradition persists, and the people of the North Bihar prefer not to be cremated south of the Ganga in the Magadh। तो यहाँ तक कि उस समय इस तरह की भी धारणाएं फैला रखी थी कि आपको गंगा को पार करके साउथ में नहीं जाना है, तो लोग प्रेफर नहीं करते थे कि वो गंगा को पार करके भी साउथ तक जाएं। ऐसे मिथ बना रखे थे कि वहाँ जाओगे तो आप ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। The personality of the Buddha and the method adopted by him to preach his religion helped the spread of the Buddhism। तो जो लॉर्ड बुद्ध के जो अपने खुद की उनकी पर्सनालिटी थी, जो उनके मेथड थे, जिस तरह से उन्होंने धर्म को लोगों तक पहुंचाया, अपनी बातों को पहुंचाया, तो उसने बहुत ही बड़ी हेल्प करी बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों तक गुडनेस पहुंचाया, लोगों के दिमाग से जो उनके जो एवल थे वो सब हटाए। और ये सब काम इतने आसानी से नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी मुश्किलात लगी हैं इस काम को होने में। लेकिन फिर भी कभी भी इन्होंने अपने काम को, अपनी जो पीस है इनका, ठीक है ना, अपने काम नेचर को कभी भी इन्होंने ये नहीं है कि ये गुस्से में आ गई लोगों की बातें सुन के, नहीं, इन्होंने हमेशा अपने जो नेचर है उसको बहुत ही मेंटेन करके रखा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस इनकी लाइफ में आते हैं। इनके जो ओपोनेंट्स हैं वो कोई कम नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लोग थे जो हमेशा ये चाहते थे कि जो धर्म है ये ज़्यादा ना फैले, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं आगे। लेकिन इनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो बहुत अच्छा था। इट इज़ सेड दैट नो वन ओकेजन एन इग्नोरेंट पर्सन अब्यूज्ड हिम। यहाँ तक कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, मतलब एक टाइम तो ऐसा आता है कि कोई भी इंसान कभी इनको बुरा नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता था अगर जो दूसरे धर्म के जो ठेकेदार बनते थे, अगर आपको गाली भी देंगे तो वही देंगे, और वो भी इस डर में कि कहीं हमारा रिलीजन कम ना पड़ जाए और हमारे लोग उनमें शामिल ना हो जाए। लेकिन आपको विश्वास रखना चाहिए, अगर आपका धर्म सही है, आप सही चीज़ें सिखा रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। द बुद्ध लिसन ऑन साइलेंटली, एंड व्हेन द पर्सन हैड एंडेड हिज अब्यूज़ द बुद्धा आस्क्ड माय फ्रेंड इफ़ अ पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट अ प्रेजेंट व्हाट विल हैपन टू इट। तो बहुत से लोग आते थे इनके पास जो इनको गाली वगैरह देते थे, अब्यूज़ मतलब बहुत बुरा बुरा बोलते थे, लेकिन जो लॉर्ड बुद्ध थे वो उस चीज़ को भी बड़ी शांति से सुनते थे। और फिर वो क्या बोलते थे कि उन्होंने एक बार किसी से कहा भी कि ये बताओ, अगर इफ़ पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट अ प्रेजेंट व्हाट विल हैपन टू इट, कि अगर आप किसी को प्रेजेंट दे रहे हो या किसी भी इंसान को अगर कोई प्रेजेंट मिल रहा है, लेकिन अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। हिज एडवाइजरी
रिप्लाइड, तो वो क्या कहता है फिर वो जो आदमी होता है, इट रिमेन्स विद द पर्सन हु हैज़ ऑफर्ड इट, कि अगर कोई उस इंसान का प्रेजेंट नहीं लेगा, उसका गिफ्ट नहीं लेगा, तो वो जो प्रेजेंट लाने वाला है उसका प्रेजेंट उसके पास ही रह जाएगा, उसका गिफ्ट उसके पास ही रह जाएगा। तो तब बुद्ध ने कहा, तो वैसे ही जैसे तुम मुझे अब्यूज़ कर रहे हो जब से, लेकिन मैंने तो वो सब लिया ही नहीं है ना, तो वो सारा जो तुमने मुझे अब्यूज़ करा वो सब तुम्हारे पास ही रह गया। तो इस तरह से वो बातें करके लोगों का दिल जीत लिया करते थे। द यूज़ ऑफ पाली, अ फॉर्म ऑफ प्राकृतिक विच बिगेन अराउंड 500 BC। इन्होंने अपना जो इनके उपदेश वगैरह थे, है ना, जो टेक्स्ट था वो उन्होंने पाली लैंग्वेज यूज़ करी, क्योंकि जो पाली थी वो एक फॉर्म थी प्राकृतिक लैंग्वेज की जो बिगेन हुई थी 500 BC के अराउंड। अब मैंने आपको बताया था जो जैन धर्म था उसने भी प्राकृतिक लैंग्वेज को ही चूज़ किया था, क्योंकि जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। और ये जितने भी जो रिलीजन बन रहे हैं ये किसके लिए बन रहे हैं, ये कॉमन पीपल्स के लिए बन रहे हैं, क्योंकि कुछ जो ऊपर से जो वर्ण है वो तो पहले से सेटल है, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कॉमन पीपल को अगर आपको मैसेज पहुंचाना है तो आपको लैंग्वेज भी उन्हीं के लिए यूज़ करनी पड़ेगी जो वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए भी जो बुद्धिज़्म है वो एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है पाली लैंग्वेज है उसका बौद्ध धर्म को फैलाने में। इट फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन अमंग्स द कॉमन पीपल। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने संघ वगैरह भी, रिलीजियस ऑर्डर वगैरह, ठीक है ना, इनको भी बनाना शुरू करा, इनको भी ऑर्गेनाइज करा, जो सबके लिए खुले थे, है ना, कि कोई भी लोग आके वहाँ पे रह सकते हो, कास्ट, क्रीड, सेक्स, किसी भी धर्म के, ठीक है, औरत हो चाहे आदमी हो, सब वहाँ के आके रह सकते थे। हाउ एवर स्लेव, सोल्जर एंड डेप्टर कुड नॉट बी एडमिटेड। लेकिन जो स्लेव्स थे, सोल्जर्स थे और जो कर्जदार थे उनको परमिशन नहीं थी वहाँ पर आने की। अगर उनको आना है तो उनको पूछ कर आना पड़ेगा, ठीक है। जो स्लेव्स हैं उनको अपने मालिक से पूछ कर आना पड़ेगा, जो सोल्जर्स हैं उनको भी पूछ कर आना पड़ेगा, और जो कर्जदार हैं उनको भी पूछ कर आना पड़ेगा जिनसे उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। द मॉन्क्स वर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द संघ फेथफुली। अब इन संघ में जो सब रूल्स और रेगुलेशन का ख्याल रखते थे वो कौन होते थे, वो मॉन्क्स होते थे। वंस दे वर एनरोल्ड एज द मेंबर ऑफ द बुद्धिस्ट चर्च दे हैड टू टेक द वॉ ऑफ कंटेंस, पॉवर्टी एंड द फेथ, एंड दे आर द थ्री प्रिंसिपल एलिमेंट इन द बुद्धा। ठीक है, तो जो भी कोई एक बार इनरोल कर लेता था बुद्धिस्ट काउंसिल में तो उसको सारे प्रिंसिपल एलिमेंट फॉलो करने पड़ते थे जो बुद्धिस्ट के अंदर थे। और देखिए वो कौन कौन से एलिमेंट थे, बुद्ध, धम्म, ठीक है ना, ये तीन प्रिंसिपल एलिमेंट है बौद्ध धर्म के, एक बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बुद्ध, धम्म और संघ। As a result of the organized preaching under the auspices of the Sangha, Buddhists made rapidly stride even during the Buddha's lifetime, and the monarchies of Magad, Koshal, Koshami, and several republican states, their people adopted this religion। ठीक है, तो संघ बना दिए तो लोग इनसे जुड़ने लगे, और यहाँ पर फिर उसके चलते बहुत सारे जो इनके साथ जो लोग जुड़े हैं ना उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस धर्म को। बहुत सारे मठ वगैरह बनाए गए मगध में, कोशल में, कोशाम्बी में, ठीक है, बहुत सारे जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे वहाँ पर भी बनाए गए, और ज़्यादातर सबने फिर इस धर्म को धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर लिया। 200 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध, अब जब 200 साल बीत गए बुद्ध की डेथ के बाद, तो अशोक द ग्रेट, हम सब जानते हैं, एक मौर्यन किंग थे, वो आए और उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत फैलाया, बहुत मानते थे वो इस धर्म को। ठीक है, अब यहाँ से होता क्या है, जो अशोक है वो अपने मिशनरीज़ को ना केवल सिर्फ भारत तक बल्कि वो चाहते थे कि वो हमारा जो बौद्ध धर्म है वो सेंट्रल एशिया तक जाए, बाहर विदेशों में भी फैले। उन्होंने वेस्ट एशिया में, श्रीलंका में, है ना, इस धर्म को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है ना, कि वहाँ तक भी पहुँचाया। इवन टुडे श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत एंड पार्ट ऑफ चाइना, जापान, वहाँ पर सब लोग अब बौद्ध धर्म को मानते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश से ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, मतलब जहाँ पर कभी शुरू हुई थी वहाँ से ख़त्म हो गई है, लेकिन दुनिया फिर भी मान रही है। इट कॉन्ट्रीब्यूट टू होल्ड ग्राउंड इन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। यहाँ तक ये मान लो कि आप जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है वो पूरा का पूरा बौद्ध धर्म को मानता है, और इसको फैलाने में जो काफ़ी बड़ा हाथ है वो अशोक का ही है, क्योंकि अशोक ने ही अपने मिशनरीज़ को बाहर विदेशों में भेजा था कि जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। अब बात करते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। बाय द 12th सेंचुरी बुद्धिस्ट बिकम वर्चुअली एक्सटिंक्ट इन इंडिया। तो अब 12th सेंचुरी तक जो बुद्धिस्ट था वो कम्प्लीटली इंडिया से ख़त्म हो चुका था या ख़त्म होता जा रहा था, ठीक है ना, और यहाँ एकदम लास्ट तक आते आते वो ख़त्म होने की बिल्कुल कगार पर था। इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द ऑल्टर्ड फॉर्म इन बंगाल एंड बिहार टिल द 11th सेंचुरी, बट आफ्टर द बुद्धिस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वैनिश फ्रॉम इंडिया। लेकिन इसके बाद वो बिल्कुल कम्प्लीटली वैनिश हो गया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या रहा। We find at the outset every religion is inspired by the spirit of the reform, but eventually it is come to the ritual and ceremony। देखिए जो ये रिलीजन था, बौद्ध धर्म था, ये शुरू किस लिए हुआ था, क्योंकि ये चाहता था सुधार लाना। लेकिन जिन चीज़ों में सुधार लाना चाह रहा है आगे चल के उसने इन्हीं चीज़ों को अपने धर्म में शामिल कर लिया। जो अभी तक हम देखते आ रहे थे हिंदू कल्चर में क्या हो रहा था, रिचुअल, सेरेमनीज़, है ना, ये सब चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से जो बाकी धर्म थे वो निकले थे, वो इमर्ज हुए थे। लेकिन अब बौद्ध
धर्म है उसमें भी रिचुअल्स होने लगे, उसमें भी सेरेमनीज होने लगी, जबकि वो तो इस चीज़ों को मना करते थे। जो उसकी ओरिजिनल टीचिंग्स थी उसमें ये सब चीज़ें करने के लिए मना की गई, लेकिन बाद के जो लोग थे उन्होंने ये सब चीज़ें करना शुरू कर दी। तो इस वजह से भी जो उसकी एक ओरिजिनलिटी थी, जो उसका यूनिकनेस थी, वो ख़त्म हो गई थी। बुद्धिस्ट अंडरवेंट अ सिमिलर मेटामॉर्फिस, तो बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे थे। इट बिकम अ विक्टिम टू द एविल ऑफ द ब्राह्मणिज्म अगेंस्ट विच हैड इनिशियली फाउट, कि मतलब जिन बुरी चीज़ों के लिए वो ब्राह्मण से लड़ रहे थे कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अब आप वो चीज़ें खुद कर रहे हो। टू मीट द बुद्धिस्ट चैलेंज द ब्राह्मण रिफॉर्म देयर रिलीजन। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म तो ख़राब होता जा रहा है। अब इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? ब्राह्मण्स ने उठाया, और ब्राह्मण्स ने अपने हिंदू कल्चर को में सुधार करते हुए उन्होंने वापस से जो लोग हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब लोगों को ये लगने लगा कि बौद्ध धर्म तो वैसा ही हो गया है ना, जैसा इसकी जो जैसे पहले था वैसे तो रहा ही नहीं, है ना। और ऐसा ही हमारा हिंदू कल्चर है, और बल्कि अब हिंदू कल्चर में सुधार होने लगे। ब्राह्मण को लगा अब ये ख़राब हो रहा है, अब अच्छा है कि हम अपना जो हिंदू कल्चर है उसको थोड़ा सही कर लेते हैं, उसमें कुछ रिफॉर्म्स कर लेते हैं, जिससे कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। They stress the need to preserve the cattle wealth and assured women and shudras of admission to heaven. अब यहाँ पर जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने भी वही बात कहनी शुरू कर दी जो कभी बौद्ध धर्म ने शुरू करी थी, कि हमें जो कैटल्स है वही हमारी वेल्थ है ना, हमें उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और जो वुमेन है, शूद्र हैं, उनको भी क्या है, वो भी अब स्टडी वगैरह कर सकते हैं और वो भी हेवन वगैरह में जा सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि वो अब लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अब उन्होंने भी जो वर्ण सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा भेदभाव है उसको ख़त्म कर रहे हैं। बुद्धिज्म ऑन द अदर हैंड चेंज फॉर द वर्स, और दूसरी तरफ जो बौद्ध धर्म है वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। द बुद्धिस्ट मॉन्क वर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द पीपल लाइफ, और एक टाइम फिर ऐसा आता है धीरे धीरे कि लोगों की जो लाइफ होती है, जिससे कभी जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे, अब धीरे धीरे उनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म होने लगती है। दे गेव अप पाली एंड द लैंग्वेज ऑफ द पीपल एंड टुक टू संस्कृत। यहाँ तक कि बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने शुरुआत में पाली लैंग्वेज का यूज़ किया था, ये सोच के वो कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज है, लेकिन अब बाद में उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर दिया। जबकि जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो किसकी थी उस समय? इंटेलेक्चुअल, जो कोर्ट में जो बड़े बड़े दरबारी वगैरह होते थे, राजा वगैरह होते थे, वो यूज़ करते थे। अब जब आप संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करोगे तो कॉमन पीपल उससे कैसे इंप्रेस हो जाएंगे? तो ये भी रीज़न था बौद्ध धर्म का लोगों में से इंटरेस्ट खत्म होने का। पहले ये जो लोग थे ये आइडल वर्शिप वगैरह में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी के बाद इन्होंने आइडल वर्शिप करना शुरू कर दिया, और वो भी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे। जब इन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया मूर्ति वगैरह का, तो अब इनको इनके जो डिवोटीज़ थे, ठीक है ना, जो इनके मानने वाले थे, उनसे इन्हें बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स मिलने लगी। द रिच ऑफरिंग सप्लीमेंटेड बाय द जनरस रॉयल ग्रैंड टू द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। अब वो जो बड़े बड़े राजा वगैरह थे वो तो इनको ये जो दक्षिणा वगैरह है वो इसलिए दे रहे हैं, बड़े बड़े जो ऑफरिंग्स है वो इसलिए दे रहे हैं जिससे कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बने, जो मॉन्क है उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए, है ना। मतलब दान दक्षिणा करते थे वो तो वैसे, लेकिन अब जो यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके मन में आने लगा लालच। अब उनको पड़ गई ऐशो आराम वाली जो ज़िंदगी है उसको जीने की आदत। Such some of the monasteries such as Nalanda collected revenue from many as the 200 villages। जो मोनास्ट्री थी, जो नालंदा में जितनी भी मोनास्ट्री थी, वो सारा रिवेन्यू कलेक्ट करने लगी है कम से कम 200 विलेज का। अब सोचो 200 विलेज से कितना ज़्यादा उस समय रिवेन्यू आता होगा, और वो सब कहाँ जा रहा है? मोनास्ट्री में जा रहा है। मोनास्ट्री में जा रहा है, मठों में जा रहा है, तो उसको यूज़ करने वाले कौन है? बुद्धिस्ट मॉन्क है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी जो पहले से उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस होने लगी। By the 17th century, Buddhist monastery has come to be dominated by ease-loving people and become center of corrupt practices। अब जब कहीं पर इतना ज़्यादा चीज़ें मतलब जो ये ग्रैंड से ज़्यादा इकट्ठा होने लगेंगे, है ना, तो अब वहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस तो होंगी। अब वहाँ पर जो करप्शन आ गया एक तरह से, और ये वही चीज़ थी जो गौतम बुद्ध बिल्कुल पूरी तरह से रोकना चाहते थे। द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज नोन एज द वज्रयान। एक नई फॉर्म भी आई बौद्ध धर्म की जिसे नाम दिया गया वज्रयान। जो बहुत ज़्यादा वेल्थ हो गई मोनास्ट्री में, अब उन मोनास्ट्रीज़ में क्या हो गया, एक और नई चीज़ आ गई, है ना, एक और नया गलत काम शुरू हो गया। वो हो गया इंक्रीजिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा इस धर्म को ख़राब कर दिया। बुद्धिस्ट बिगेन लुकिंग अप अपॉन वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट। वो उनके जो उसमें मठों में जो औरतें होती थी उनको उन्होंने एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट की तरह देखना शुरू कर दिया, जो किसी भी मॉन्क के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। The Buddha is reported to have said to be this favorite disciple Anand, if women were not admitted into monastery, Buddhists would have continued for 1000 year। ठीक है, जो बुद्ध थे उन्होंने कभी अपने क्योंकि जो बुद्ध थे, लॉर्ड बुद्ध थे, वो उन्होंने शुरुआत में वुमेंस को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था। उनके संग में जो वुमेंस थी उनको पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया जाता था।
और उस समय जो बुद्ध थे उन्होंने अपने जो फर्स्ट डिसिपल था, उनका जो फेवरेट डिसिपल था आनंद, उनसे एक बात कही थी कि अगर वुमेन इसमें एडमिट नहीं होती, जो मोनास्ट्री है उसमें एडमिट नहीं होंगी, तो जो बौद्ध धर्म है वो अगले 1000 साल तक चलेगा। तो शायद उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो वुमेन्स थी है ना, उनके होने से जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी गलत है। अगर वो बौद्ध धर्म में आ ही रहे हैं और वो टीचिंग उनको इतनी इंस्पायर कर रही है, तो उनके अंदर इतना तो अब खुद को वो होना चाहिए ना कि वो किसी को फिर इस नज़र से ना देखें। तो यहाँ पर इसलिए वो जो वुमेन्स हैं उनको शामिल करना नहीं चाहते थे। तो उसका मतलब तो हम यही मानेंगे जो मॉन्क है उन्होंने सही से बौद्ध धर्म को समझा ही नहीं। बट बिकॉज दिस एडमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड इट विल लास्ट फॉर ओनली 500 ईयर्स। लेकिन इनकी ऐसी एक्टिविटी को देख के ये जो धर्म 1 साल की जो बात, वो सॉरी 1000 साल की जो बात कही थी, वो 500 सालों में ही ख़त्म हो गया। द ब्राह्मण रूलर पुष्पमित्रा सुंगा इज सेड टू हैव परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट। तो जो ये ब्राह्मण रूलर थे पुष्पमित्रा, ये नहीं चाहते थे ये बौद्ध धर्म ज़्यादा फैले, है ना। और 6th-7th सेंचुरी में काफ़ी कुछ उन्होंने किया यहाँ पर इस बौद्ध धर्म को यहाँ से हटाने के लिए। द हुन किंग मिहिर कुल वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिवा। उसके बाद फिर एक हुन किंग आते हैं मिहिर कुल, ये बहुत बड़े वर्शिपर थे किसके, शिव के। इन्होंने भी बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, बुद्धिस्ट थे, उनको मार गिराया। ठीक है। फिर एक और आते हैं शशांक, जो बंगाल के थे। इनको भी बिल्कुल पसंद नहीं था बौद्ध धर्म। ये क्या करते हैं, जो जिसके नीचे लॉर्ड बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट होता है, उस बोध गया में उस बोध ट्री को ही ख़त्म करवा देता है, उसको कटवा देता है। फिर हुएनसांग आते हैं, डैट 600 स्तूप एंड मोनास्ट्री वर डिस्ट्रॉय। ठीक है। जो हुएनसांग का जो टेक्स्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि कम से कम 1600 स्तूप और जो मोनास्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया गया था, और बहुत सारे जो मॉन्क है उनको मरवा दिया गया था। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने टेक्स्ट में ऐसी बातें लिखी हैं। जो बुद्धिस्ट रिएक्शन है कैन बी सीन इन मैनी pantheons in which Buddhist deities trample Brahminical deities, and in South India both the Shaivites and the Vaishnavites bitter opposely the Jain and the Buddhist। तो यहाँ तक कि अगर आप साउथ में देखेंगे तो साउथ में उस टाइम पे जो शिव के और जो विष्णु के भक्त थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज करा है जैन को और बुद्धिस्ट को। ठीक है। अर्ली मेडिवल टाइम में, और ये इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो बौद्ध धर्म था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। For their riches, the monastery came to be converted by the Turkish invader and becoming a special target of the invader greed, and the Turk killed a large number of Buddhist monks। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब जो मठ वगैरह होते थे बुद्धिस्ट के, उसमें बहुत सारा ऑफरिंग्स आता था, तो बहुत सारी उनके पास धन दौलत इकट्ठा हो चुकी थी। अब वो एक लालच का मतलब नज़र बनती है वो किसकी, जो जो टर्किश जो मुस्लिम्स थे, जो इन्वेडर थे, वो जो हमारे देश में आए, तो उनको पता था कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क है उनके मठों में बहुत सारा पैसा है। तो अब यहाँ पर आकर उन्होंने इनके जो मठ वगैरह हैं उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, उनके मॉन्क वगैरह को मारना शुरू कर दिया। इस वजह से बहुत सारे जो मॉन्क थे वो कहाँ भाग गए, वो नेपाल और तिब्बत में चले गए। 12th सेंचुरी में जो बुद्धिस्ट था वो वर्चुअली डिसअपियर हो गया फ्रॉम द लैंड ऑफ इट्स बर्थ। मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ वो वहीं से ख़त्म हो गया। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। अब इसका लोगों पर क्या असर पड़ता है। इट डिसअपियरेंस एज एन ऑर्गेनाइज रिलीजन, बुद्धिज्म लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था कहीं ना कहीं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था हमारी इंडियन सोसाइटी पर और इकोनॉमी पे, वो फिर भी कहीं ना कहीं छूट गया था, कहीं ना कहीं रह गया था वो। क्योंकि जो चीज़ पूरे 500 सालों से चलती आ रही है वो एकदम से तो ख़त्म नहीं होगी, भले ही वो यहाँ पर उसे जो मानने वाले लोग थे वो ख़त्म हो गए थे। The Buddhists showed a keen awareness of the problem that faced the people of Northeast India from about 500 BC। तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे प्रॉब्लम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो बौद्ध धर्म की वजह से काफ़ी हद तक कम भी हुई थी। द आयरन प्लग शेयर बेस्ड एग्रीकल्चर ट्रेड एंड द यूज़ ऑफ कॉइन अनेबल द ट्रेडर नोबल टू एक्यूमुलेट वेल्थ। जो आयरन प्लग शेयर की वजह से जो एग्रीकल्चर होता था, ट्रेड होने लगा बहुत अच्छा, कॉइन का यूज़ होने लगा, है ना। ट्रेडर नॉबल्स उनके पास ही वेल्थ आने लगी। We hear of people possessing 80 कोटीज ऑफ अ वेल्थ, एंड एज ऑल दिस नेचुरली क्रिएटेड शार्प सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है। बुद्धिस्ट देयरफॉर एडवाइज पीपल नॉट टू एक्यूमुलेट वेल्थ। अब देखिए जो बुद्ध थे वो हमेशा ये बोलते थे कि हमें बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है वो अपने पास एक्यूमुलेट करके नहीं रखनी है। वो हमेशा यही जो नसीहत थी वो लोगों को देते थे, जिससे कि सोसाइटी में कभी भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ ना आ जाए। ठीक है। क्योंकि एक बहुत अमीर हो रहा है, एक बहुत गरीब हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इट पॉवर्टी ब्रीड हेटेड एंड क्रुएलिटी एंड द वायलेंस। ठीक है। क्योंकि गरीबी ही आगे चल के नफरत का, क्रुएलिटी का, वायलेंस का वो बनती है। जब लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो लोगों से नफरत ही तो करेंगे। फिर वो अगर जब उनको काम से कुछ नहीं मिलेगा, उनके लिए काम नहीं होगा, तो वो लूट मार करेंगे, फिर हिंसा होगी। तो जो पॉवर्टी है वो इन सब चीज़ों को जन्म देती है। टू इरेडिकेट
these evil, Buddha taught that farmers should be provided with grain and other facilities, trader with wealth and unemployed with the employment. तो इसीलिए जो लॉर्ड बुद्ध थे उन्होंने क्या कहा था कि जो फार्मर है उसके पास हमेशा ग्रेन होनी चाहिए और दूसरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा उन्हीं की ज़रूरत है। एक फार्मर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई वो खेतों में जो उगा रहा है वो बेस्ट हो। जो ट्रेडर है उसके पास वेल्थ होनी चाहिए, और जो जिनके पास कोई काम नहीं है ना, जो बेरोज़गार है उनके पास एक रोज़गार होना चाहिए। दीज मेथड्स वर रिकमेंडेड टू इरेडिकेट अ पॉवर्टी। और इससे क्या होगा, पूरे देश की तो क्या पूरी दुनिया की जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। बुद्धिज्म ऑल्सो टॉट दैट इफ़ द पुअर गेव आर्म्स टू द मॉन्क दे वुड बी बॉर्न वेल्दी इन द नेक्स्ट बर्थ। कि अगर जो पुअर है, ठीक है, अगर वो मॉन्क को बहुत ज़्यादा दक्षिणा वगैरह देंगे तो एक दिन क्या होगा, वो भी क्या हो जाएंगे, दे वुड बी बॉर्न वेल्दी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। कि मतलब अगले जब भी कहीं उनका दूसरी दुनिया में जन्म होगा तो वहाँ पर वो कैसे पैदा होंगे, वो वेल्दी बन के पैदा होंगे। द कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब फ्रॉम द मॉन्क रिप्रेजेंट अ रिएक्शन अगेंस्ट द मटीरियल कंडीशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द 5th-4th सेंचुरी। इट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फूड, क्लोथिंग एंड द सेक्शुअल बिहेवियर ऑफ द मॉन्क। तो कहीं ना कहीं ये जो फूड है, क्लोथिंग है, जो सेक्शुअल बिहेवियर है मॉन्क का, उस पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लग गई थी। दे कुड नॉट एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपको देख रहे हो अभी जब लॉर्ड बुद्ध थे उस समय कितना रिस्ट्रिक्शन थी, है ना, कि आपको ये नहीं लेना वो नहीं लेना, जो असली में जो मॉन्क है। और आगे चल के भर भर के ऑफरिंग्स मिल रही हैं, ये गोल्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, सिल्वर एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, है ना, और ना किसी चीज़ को ऐसे बेच सकते थे और खरीद सकते थे। These rules were relaxed after the death of the Buddha, but the early rules suggest a return to the kind of primitive communism, a characteristic of the tribal society in which people did not practice trade and advanced agriculture. जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसने ही बिल्कुल जो मॉन्क की जो लाइफ थी उसको वो दिखा रखा था। उसने पार्शली क्या रिफ्लेक्ट करता था, अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मनी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द लग्जूरियस लिविंग। कि आपको इनमें से कुछ भी आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए। इंडिया एट अ टाइम एंड प्रॉपर्टी एंड मनी वर कंसिडर लग्जरी। क्योंकि उस समय इंडिया में प्रॉपर्टी और जो मनी है उसी को क्या समझा जाता था, उसी को लग्जरी समझा जाता था। Although Buddhists tried to mitigate the evil resulting from the new material life in the 5th century, कि मतलब लोग अपने ऐशोराम में जो भी फिर ये गलत काम करते हैं या अपने ऐशोराम के लिए जो भी गलत काम करते हैं, वो बुद्धिस्ट चाहते थे कि इसको पूरी तरह से वो हटा दें। वो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर एक सोशल इकोनॉमिक जो लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें चेंज आए। द रूल दैट द डेप्टर वर नॉट परमिटेड टू द मेंबर ऑफ द संघ। जैसे मैंने बताया जो कर्जदार होते थे उनको कोई हक नहीं दिया हुआ था कि वो संघ के मेंबर मिले, संघ के मेंबर बने, ठीक है। एंड हेल्प द मनी लैंडर एंड रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम दोज कल्चर्स कुड नॉट बी सेफ, ठीक है। तो वो चाहते थे कि भाई जिसका तुमने पहले कर्जा दे रखा है जाके तुम उसको उतारो, उनकी काम में उनकी मदद करो। द रूल दैट द स्लेव्स कुड नॉट जॉइन द संघ हेल्प स्लेव ऑनर, ठीक है, कि अगर कोई किसी का स्लेव है तो उसको इसलिए परमिशन नहीं दी कि वो जाके जिसका वो स्लेव है वो उसको सर्विस प्रोवाइड करे। The rules and the teaching of Gautam Buddha took full account of the new changes in the material life of the time. तो उनकी जो रूल्स थे, जो उनकी टीचिंग थी गौतम बुद्ध की, इसने एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट और बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आया था इन द मटेरियल लाइफ ऑफ द टाइम एंड स्ट्रेंथन दैम आइडियोलॉजी, ठीक है। खासकर जो मटेरियल लाइफ है वो यहाँ पर बात की गई है कि लोगों के प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, मनी से जुड़ी हुई। और यहाँ पर आप स्लेव को ये मत समझना कि वो चाहते थे कोई किसी का स्लेव बनकर रहे। यहाँ पर क्योंकि उस समय जो स्लेव जो बनाए जाते थे वो शूद्र बनाए जाते थे और शूद्र के लिए इनकी तरफ से कोई मनाही नहीं थी। यहाँ पर स्लेव का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब किसी ने, पहले ये होता था ना कि अगर किसी ने किसी का पैसा रिटर्न नहीं करा, किसी को मनी रिटर्न नहीं करी, तो वो उसके लिए उतने टाइम तक काम करेगा, तो उसको स्लेव कहा गया है। तो इसलिए ये उनके लिए मनाही थी कि अगर आप किसी के स्लेव हो तो आपको पहले अपने मालिक से पूछना पड़ेगा। जो बुद्धिस्ट मॉन्क है हैड रिनाउंस द वर्ल्ड एंड रिपीटेडली क्रिटिसाइज द ग्रीडी ब्राह्मण। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था और वो किसको क्रिटिसाइज करते थे, जो लालची ब्राह्मण थे उस समय। एंड इन सेवरल वे दे रिसेम्बल्ड द ब्राह्मण। बोथ ऑफ देम डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन प्रोडक्शन एंड लिव्ड ऑन द आल्म और अ गिफ्ट गिवन बाय द सोसाइटी। तो देखा जाए तो दोनों में से जो कोई भी है, कुछ चीज़ें दोनों में सिमिलर भी थी, जैसे कि दोनों ही डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उनको जो भी मिलता था लोग उनको, सोसाइटी उनको देती थी एज अ गिफ्ट, ठीक है। दे एम्फेसाइज द वर्च्यू ऑफ द कैरिंग आउट फैमिली ऑब्लिगेशन, प्रोटेक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिस्पेक्टिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। Both supported the social order based on the classes for the monk. However, the one was based on action and attribute. दोनों ही सपोर्ट करते थे सोशल ऑर्डर को जो सोसाइटी में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ब्राह्मण सब वो क्या करते थे, वो लोगों के एक्शन पे, लोगों के बर्थ पे जाते थे, ठीक है। मतलब यहाँ जो वो थे बुद्धिस्ट, वो कहते थे कि लोगों के एक्शन पर जाना चाहिए, उनके एट्रीब्यूट पर जाकर आपको उनको अगर वन होना चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मण थे वो क्या मानते थे कि बाय बर्थ होना चाहिए, जिसका जहाँ जन्म हुआ है उसको वैसे ही रखा जाएगा। और जबकि बुद्धिस्ट क्या बोलते थे कि लोगों के एक्शन से, कि ठीक है अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो वो ब्राह्मण बन जाए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जो ऑब्जेक्टिव था बुद्धिस्ट टीचिंग का वो था कि साल्वेशन, ठीक है ना, कि मोक्ष का रास्ता खोलना, किसी भी इंसान का मोक्ष का रास्ता, क्योंकि जब वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा तो उसके मन से ये दुख खुशी ये वो इंसान एकदम न्यूट्रल हो जाएगा फिर। Those who found it difficult to adjust themselves to the breakup of the old uh, egalitarian society and the rise of the gross social inequality on the account of private property were provided with the some way of escape, but it was confined to the monk. No escape was provided for the lay follower who were taught to come to term in the existing situation. तो देखिए जो ये प्रॉपर्टी वाला जो चीज़ थी कि प्रॉपर्टी नहीं रखनी आपको, ये नहीं रखनी, तो ये जो बहुत जो टाइट जो रूल्स थे वो किसके लिए थे, वो मॉन्क्स के लिए थे। बाकी जो लोग सिर्फ उनके पास उनसे पूछने आ रहे हैं सिर्फ, या फिर बौद्ध धर्म को जानने आ रहे हैं, उनके लिए ऐसे कोई राइट्स नहीं थे कि वो अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं। Buddhists made an important impact on society by keeping its door open to women and the Shudra. अभी तक आप देखोगे कि किसी भी सेक्ट में वुमेंस और शूद्रा को, और जो शूद्र थे उनको कोई हक नहीं था, लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसने अपने दरवाजे खोल दिए थे इनके लिए भी। बोथ वुमेन एंड शूद्र वर प्लेस्ड इन द सेम कैटेगरी बाय द ब्राह्मणिज्म, दे वर नाइदर गिवन द स्केयर थ्रेड नॉर अलाउड टू रीड द वेदास। जबकि जो ब्राह्मण थे उनका क्या मतलब था वुमेन्स और शूद्र के लिए, कि ना तो वो वेदों की स्टडी करेंगे ना वो उपनयन संस्कार करेंगे जिसमें वो धागा बांधते हैं। Their conversion to Buddhism freed them फ्रॉम सच मार्क ऑफ इन्फीरियरिटी। तो जब इन ऐसे लोगों ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया, अपने आप को बदल लिया बौद्ध धर्म में, तो वो इन सब चीज़ों से फ्री हो गए जो अभी तक उन पर इतनी सारी ये रोक टोक लगी हुई थी। बुद्धिस्ट डिड नॉट डेप्रिसिएट मैनुअल लेबर इन द सेकेंड सेंचुरी स्कल्पचर फ्रॉम बोध गया द बुद्धा इज डिपिक्टेड प्लगिंग विद द ऑक्सन। ठीक है, तो बुद्धा के टाइम से हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है प्लगिंग विद ऑक्सन वगैरह, तो जिससे पता चलता है कि उस समय वहाँ पर मतलब वो उस समय की कुछ चीज़ों को शो करती है। विद इट्स एम्फेसाइज ऑन द नॉन वायलेंस एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द एनिमल लाइफ, बुद्धिस्ट बूस्टेड द कैटल वेल्थ ऑफ द कंट्री। जो बुद्धिस्ट थे वो हमेशा, वो जो बौद्ध धर्म था हमेशा ये बोलता था कि हमारे लिए सबसे बड़ी वेल्थ हमारी कैटल है। ठीक है, तो इसलिए उनकी कोई बलि वगैरह ये सब नहीं करना है हमें। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था, सुतनी, जो ये है सुतनपटा। ठीक है, डिक्लेयर कैटल्स टू बी गिवर ऑफ द फूड, जिसमें बताया गया है कि हमें कैटल्स को फूड देना चाहिए, ब्यूटी स्ट्रेंथ, और मतलब जो कैटल्स है वो हमें क्या फूड देता है। ठीक है, ब्यूटी स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस, एंड दस प्लीड फॉर देयर प्रोटेक्शन। These teaching came significantly at a time when the non-Aryans slaughtered animals for food and Aryans in the name of religion। ठीक है, और ये जो टीचिंग्स है ये उस समय की है जब क्योंकि बहुत सारे नॉन आर्यंस लोग भी उस समय ऐसे थे जो एनिमल्स को उस समय स्लॉट करते थे अपने खाली फूड के लिए। ठीक है, The Brahmanical instance on the scaredness of cow and non-violence was apparently derived from the Buddhist teaching। जो ब्राह्मणिकल थे वो हमेशा क्या बोलते थे कि जो गाय है वो एक पवित्र है, मतलब वो हमेशा जो काउ है ना वो उसके लिए एक अलग ही सपोर्ट दिखाते थे, लेकिन और नॉन वायलेंस वॉज अपेरेंटली ड्राइव फ्रॉम द बुद्धिस्ट टीचिंग। और साथ में जो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था, वो बुद्धिस्ट टीचिंग से आया था कि हमें बिल्कुल भी नॉन वायलेंस हमें करना चाहिए और वायलेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए। Buddhism created and developed a new awareness in the field of intellect and the culture. It taught people not to take things for granted but to argue and judge them on the merit। उन्होंने कहा जो बुद्धिस्ट था उसने कहा कि आप किसी भी चीज़ को आँख बंद करके विश्वास मत करो, क्योंकि ब्राह्मणिज्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। कि ऐसे बलि चढ़ाना हुआ तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था कि भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा किसी चीज़ को आँख बंद करके विश्वास मत करो। अगर आप किसी चीज़ कोई आपको ऐसा कह रहा है कि आप इस चीज़ को मानो, तो आप तुरंत उस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करो, उससे क्वेश्चन करो कि मानना है तो क्यों मानना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। टू अ सर्टेन डिग्री द प्लेस ऑफ सुपरस्टिशन वॉज टेकन बाय द लॉजिक प्रमोटिंग रैशनलिज्म अमंग पीपल। और इन्होंने एक हद तक जो वो अंधविश्वास था लोगों से कहा कि आप उसका पीछे का लॉजिक देखो। ठीक है, तर्क करो, मतलब तर्क होना चाहिए किसी चीज़ के पीछे का। इन ऑर्डर टू प्रीच द डॉक्ट्राइन्स ऑफ द न्यू रिलीजन बुद्धिस्ट कंपाइल्ड अ न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक नई तरह की लिटरेचर भी लेकर आए जिसकी लैंग्वेज क्या थी, पाली लैंग्वेज। उसके बाद देखिए जैसे मैंने बताया कि इनके शुरुआत के जो लिटरेचर थे इन्होंने पाली लैंग्वेज में लिखे। जो पाली लिटरेचर थी उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था शुरुआत में। जो पहला जो इनका कैटेगरी थी उसमें बताया गया था जो बुद्धा की जो टीचिंग थी उनकी कही हुई जो बातें थी। सेकेंड जो था पाली लिटरेचर का जो सेकेंड कैटेगरी थी उसमें बताया गया था द रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय द मेंबर ऑफ संघ। अगर आप संघ के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरा था जो धम्म की नीति थी, जो उनके फिलोसफिकल आइडियाज़ थे। In the first 3 centuries of the Christian era,
बाय ब्लैंडिंग पाली एंड संस्कृत द बुद्धिस्ट क्रिएटेड अ न्यू लैंग्वेज। अब देखिए फर्स्ट 3 सेंचुरी तक जो पाली और संस्कृत थी उसको मिक्सअप करके एक नई लैंग्वेज बनाई जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने, और उस लैंग्वेज को कहा गया हाइब्रिड संस्कृत। और यहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, क्योंकि धीरे धीरे वो टाइम भी आ रहा है जब जो बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ है बुद्धिस्ट मॉन्क की, वो कम से कम मिडिल एजेस तक चलती है। ऐसा नहीं है शुरुआत में ख़त्म हो जाती है, काफ़ी लंबे टाइम तक इनकी जो ये बुक्स वगैरह ये लिखते रहते हैं। कुछ सम फेमस जो इनकी राइटिंग्स है, अपार भ्रंश जो ईस्ट इंडिया में काफ़ी फेमस रही, ठीक है ना, जो कंपोज की गई इनके द्वारा। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री डेवलप्ड अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी उस समय, जो बुद्धिस्ट मठ वगैरह होते थे, उनको ग्रेट सेंटर की तरह देखा जाता था। लर्निंग ग्रेट मतलब जो लर्निंग के सेंटर होते हैं वो काफ़ी अच्छे से उनको देखा जाता था। ना कि केवल सिर्फ भारत के लोग, बल्कि विदेशों से लोग यहाँ पर रहने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। मेंशन में भी मेड ऑफ, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार में, वल्लभी गुजरात में। तो ये सब किस लिए हैं? सिर्फ बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए यहाँ पर ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी, जहाँ बाहर से विदेश के लोग आते थे। जैसे फान आए थे, हुएनसांग आए थे, ठीक है, चाइना से आए थे। बुद्धिस्ट लेफ्ट इट मार्क ऑन द आर्ट ऑफ एशियन इंडिया। जो बुद्धिस्ट है उन्होंने अपना एक जो कहें तो अपनी जो पहचान है वो उस समय एशियन इंडिया की जो आर्ट है उस पर भी छोड़ी है। फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप इन इंडिया वर प्रोबेबली दोज ऑफ द बुद्धा। पहली बार जो किसी स्टैचू को, ह्यूमन स्टैचू को पूजा गया है तो वो किसी और का नहीं बल्कि वो लॉर्ड बुद्ध का ही था। फेथफुल डिवोटी ऑफ द रिलीजन पोर्ट्रेट द वेरियस इवेंट इन द लाइफ ऑफ द बुद्धा। जो बहुत सारे जो इनके बहुत ही डिवोटी थे, जो उनको बहुत मानते थे, उन्होंने बहुत सारे जो पोर्ट्रे बनाए हैं इनके, ठीक है, और वो किससे जुड़े हुए हैं? इनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। The panel at the Bodh Gaya in Bihar and the Sachi and the Barhut in the MP are illuminating example of artistic activity। तो आपको यहाँ पर भी जो बोध गया में सांची का जो स्तूप वगैरह है वहाँ पर भी आपको बहुत सारी आर्टिस्टिक एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएंगी। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड पैनल इमेजेस ऑफ द गौतम बुद्धा बिगिन टू बी मेड। अब गौतम बुद्धा की इमेज बननी शुरू हो गई, जो पैनल इमेजेस होती है वो बननी शुरू हो गई फर्स्ट सेंचुरी के बाद। जो ग्रीक और जो इंडियन स्कल्पचर था उन्होंने एक साथ मिलकर एक नई फॉर्म निकाली, ठीक है, और उस फॉर्म को क्या कहा गया? गांधार आर्ट नाम दिया गया। किसकी थी ये गांधार आर्ट? जो ग्रीक और जो इंडियन थे, दोनों, जो ग्रीक के मूर्तिकार थे और जो इंडिया के मूर्तिकार थे, उन्होंने मिलकर एक नई फॉर्म आर्ट बनाई, ठीक है ना, न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। और ये कहाँ पर थी? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, बात करें तो पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर। और उस आर्ट को नाम दिया गया गंधार आर्ट, ठीक है। दिस द इमेजेस मेड इन द रिलीजन बिट्रे इंडिया एज वेल एज द फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो इसमें इन इमेजेस में आपको दोनों तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। इंडियनाइजेशन भी था उसमें और उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस भी था। फॉर द रेसिडेंस ऑफ द मॉन्क रूम वर हिवन आउट ऑफ द रॉक एंड दस बिगेन द केव आर्किटेक्चर इन द बारबरा हिल इन गया। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी उस समय के पहाड़ियाँ होती थी, रॉक्स है ना, जो रॉक्स की बनी होती थी, उनको काट काट के उनको गुफाएं बनाई गई बहुत अच्छी अच्छी, जिससे केव आर्किटेक्चर हमें देखने के लिए मिला, है ना। जो बारबरा हिल्स है बिहार में, वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के उनके लिए, जो बौद्ध मोंक्स थे उनके रहने के लिए वहाँ पर जगह बनाई गई। आप चाहे तो ये जो पिक्चर है आप गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे बड़े बड़े चट्टानों को काट के इतने सुंदर सुंदर विहार वगैरह बनाए गए उनके रुकने के लिए। और आप जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको, नासिक में भी आपको बहुत सारी केव्स देखने के लिए मिलेगी। तो जो बुद्धिस्ट आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई है कृष्णा डेल्टा तक, साउथ में भी, और मथुरा, नॉर्थ की बात करें तो मथुरा में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्रोनोलॉजी है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। ये वही सब चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी चैप्टर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द राइज ऑफ द मगधा, जो हमारा चैप्टर 15 होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।